अ, प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में कुल 5 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इस देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है वह ईश्वर के द्वारा हुई है। ये सिद्धांत ये मानता है कि आरंभ में पृथ्वी के ऊपर अराजक व्यवस्था थी, एक जंगली अवस्था थी, और उस जंगली अवस्था से लोगों को बाहर निकालने के लिए और वहाँ व्यवस्था स्थापित करने के लिए ईश्वर ने राजा को भेजा, क्योंकि उस जंगली अवस्था में एक मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी, यानी बड़ी मछली जो थी वो छोटी मछली को खा जाया करती थी, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उस अवस्था में जो सबल व्यक्ति होता था वह निर्बल व्यक्तियों को खत्म कर देता था। और इस प्रकार से हर व्यक्ति से सबल कोई ना कोई होता था, तो वो उसके ऊपर हमला करता था या उसको खत्म या उसकी हत्या कर सकता था। तो इस अराजक व्यवस्था से उबरने के लिए, जो एक जंगली अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस अवस्था से उबरने के लिए ईश्वर ने राजा को, अपने एक प्रतिनिधि को राजा के रूप में पृथ्वी पर भेजा। और इस तरह से जो पहला राजा इस पृथ्वी पर आया वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। और चूंकि बाद के राजा वंशानुगत रूप से राजा बनते रहे हैं, इसलिए राजा आज भी जो वर्तमान में राजा है वो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और वह देवीय गुणों से युक्त है, वह ईश्वरीय गुणों से युक्त है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। और इस सिद्धांत के अनुसार राजा जो है का शासन वो वंशानुगत होता है। जनता को राजा को हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। इसलिए जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह ईश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए राजा को हटा सके। खासकर ये जो सिद्धांत आया, ये मध्य युग में ईसाइयत के समर्थक विचारकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत था, जिसमें सेंट एम्ब्रोस, ऑगस्टाइन, लूथर, कॉल्विन आदि शामिल हैं। लेकिन आधुनिक युग में भी कई विद्वान देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम फ्रेडरिक हीगल का आता है, जो जर्मन दार्शनिक थे, और उन्होंने इस विचार का समर्थन किया। हीगल ने ये कहा था कि राज्य जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। भारत में जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें मनुस्मृति है या महाभारत है, महाभारत का शांति पर्व जिसमें राजनीतिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं, उन सब में भी देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन हमें देखने को मिलता है। आधुनिक युग में इंग्लैंड में रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक पेट्रियार्का में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ये राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का है वह शक्ति सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति जो है वो शक्ति के द्वारा हुई, ईश्वर के द्वारा हुई। आ, वो ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था में, जैसे मैंने कहा, मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाया करती थी। इसलिए उस अवस्था में निरंतर संघर्ष विद्यमान था, और इस संघर्ष में जो जो विजयी हो जाता था वह अपने से निर्बलों पर शासन करने लगता था। इस प्रकार इस संघर्ष में जो विजयी शासक था, वह जो विजयी व्यक्ति था वह शासक बना, राजा बना, और बाकी लोग उसकी प्रजा या उसके शासित बन गए। मैकाइवर ये कहता है कि युद्ध में विजयी पहला व्यक्ति पहला राजा था। ओपेनहीमर और जेंक्स आदि विचारक भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तीसरा जो सिद्धांत है हमारे सामने वो है रक्त संबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है वह परिवार से हुई है। ये सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति ने अपनी उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगली अवस्था में जब वो रहता था और जंगली अवस्था में उसको सब कुछ प्रकृति से प्राप्त होता था, नेचर से प्राप्त होता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे ये उसे ज़रूरत महसूस हुई कि वह अब प्रकृति में उत्पादन करे, यानी खेती करे, उत्पादन करे, अपनी पेट भरने के लिए अन्न का उत्पादन करे। तो इस तरह से व्यक्ति ने उत्पादन करना शुरू किया, लेकिन उत्पादन चूँकि व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसको दूसरे लोगों की आवश्यकता हुई और दूसरे लोगों की इस आवश्यकता के कारण वह दूसरे लोगों के निकट आया और यहीं से उसने फैमिली परिवार बनाया। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, स्त्रियों को साथ संबंध स्थापित किए और स्त्री और पुरुष के संसर्ग से नई जनरेशन, नई संतानें पैदा हुई और इस तरह से वहाँ एक परिवार नामक संस्था का उदय हुआ। तो व्यक्ति ने उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार बनाया। अब फिर कई परिवार बनकर के कुनबे और कबीले बने। ये कैसे बने कि जिन लोगों के ब्लड रिलेशन या हम ये कह लें कि एक जगह पर रहने वाले जो लोग थे, उनके चूँकि एक-दूसरे से ब्लड रिलेशन कायम हुए, इसलिए उस रक्त संबंधों से बंधे जो परिवार थे, वो कुनबे और कबीलों में तब्दील हो गए। फिर कबीली जब कबीलाई व्यवस्थाएँ आई तो परिवार जब एक जगह इकट्ठे होकर के कबीलों में तब्दील हुए, तो कबीलों में जो सबसे आयु में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था या जो वरिष्ठतम सदस्य होता था, उसे कबीले का सरदार या राजा बना दिया जाता था और शेष लोग उस कबीले के सरदार की आज्ञाओं का पालन करते थे। रक्षमन सिद्धांत ये मानता है कि यही राज्य का आरंभ था, ये जो कबीलाई व्यवस्था है, परिवार से कबीला बनना और कबीलाई व्यवस्था में जो शासन की शुरुआत हुई आ, वहीं से राज्य का आरंभ होता है। अरस्तु ने यह माना है कि परिवार का आरंभ पितृ प्रधान उससे होता है। हेनरी मैन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। मैकाइवर ने भी राज्य के विकास में रक्त संबंधों को मान्यता दी है। कई जगह हम ये देखते हैं कि परिवार मात्र पितृ सत्तात्मक ही नहीं होते, मातृ सत्तात्मक भी होते हैं, यानी माता के वंश के के अनुसार वह वंश संचालित होते हैं। तो मैकलेन, मॉर्गन और जेम्स जैसे विचारक मात्र सत्तात्मक परिवारों से राज्य का उदय मानते हैं। चौथा जो सिद्धांत है हमारे सामने राज्य की उत्पत्ति का वह है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वह कृत्रिम है, यानी राज्य स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आया है, बल्कि राज्य को व्यक्तियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाया है। और इस ये कैसे बना है तो ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में समझौता किया और समझौता करके राज्य बनाया। हॉब्स, लॉक और रूसो इसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। इन तीनों के विचारों का विवेचन आप थर्ड ईयर में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आप आप केवल इतना अभी समझ लें कि ये तीनों विचारक ये कहते हैं कि जो जंगली अवस्था थी, यानी राज्य से पूर्व की जो अवस्था थी, जिसे वो प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, उस प्राकृतिक अवस्था में कोई सत्ता नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई नियमों को मनाने वाला नहीं था, कोई व्यक्ति के अधिकार, जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, इन अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इसलिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और आ, आ, आपस में समझौता करके ये तय किया कि हम अपने कुछ अधिकार जो है राज्य को, स्टेट को दे देते हैं और उसके बदले में राज्य से ये मांग की गई कि वह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो इस रूप में राज्य का निर्माण व्यक्तियों के आपसी समझौते से और व्यक्तियों के राज्य के साथ समझौते से जो है राज्य अ, अस्तित्व में आया। इन तीनों के अतिरिक्त स्पिनोजा, अल्थ्यूसियस, ग्रोशियस, पेडेंडॉर्फ ये कुछ और विद्वान हैं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इन सब सिद्धांतों में जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है। और ये सिद्धांत ये मानता है
कि ना तो राज्य कृत्रिम है और ना ही राज्य प्राकृतिक है, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, बल्कि राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ है और राज्य एक दिन में अस्तित्व में नहीं आ गया है या राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आता। राज्य का क्रमिक रूप से विकास होता है और इस विकास में शक्ति तक के तत्व का भी योगदान है, रक्त संबंधों का भी योगदान है, समझौता का भी योगदान है, इन सब से मिलकर के राज्य बनता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि शुरुआत में जब प्रकृति में व्यक्ति ने जन्म लिया, शुरुआत में जब पहला व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया होगा और आरंभ में जब व्यक्ति ने जन्म लिया, तब वो राज्य जैसी अवस्थाएँ नहीं थी। बहुत लंबे समय तक वह जंगली अवस्था में रहता था, यानी जंगल में रहता था और जंगल में जो प्रकृति में जो कुछ पैदा होता था, उसका उपभोग करके वह ज़िंदा रहता था। उसको न तो कोई भाषा का ज्ञान था और न ही अन्य किसी चीज़ों का ज्ञान था। लेकिन जब लोगों की संख्या बढ़ी, तो उसने उत्पादन करना सीखा, प्रकृति से उत्पादन करना सीखा कि कैसे खेती की जाए कि वह उसने जब देखा कि कोई बीज ज़मीन में गिरता है और जहाँ वो गिरता है, वहाँ अगर पानी है, तो वो पेड़ उग जाता है। तो यहाँ से उसने सीखा कि नदियों के किनारे जहाँ पानी है, वहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, बीज से फसल उगती है और इस तरह से नदियों के किनारे जो है वो लोग रहने लगे और वहाँ खेती करने लगे। इसलिए आप पढ़ते हैं इतिहास में कि सभ्यताओं की जो शुरुआत है, वो नदियों के किनारे से हुई, क्योंकि नदियों के किनारे ही व्यक्ति ने सबसे पहले उत्पादन करना सीखा। अब जब उसने उत्पादन करना सीखा तो उत्पादन वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरे लोगों का साथ लेना शुरू किया और इसलिए उसने परिवार बनाया। अ, उसने ये परिवार बनाया तो क्या होता है कि इंसान में जो संतान है, वो संतान एक लंबे समय तक माँ के गर्भ में रहती है, 9 महीने तक गर्भ में रहती है और उसके बाद भी उसको इंडिपेंडेंट होने में करीबन-करीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो एक लंबा समय जब बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, तो उस परिवार में एक एक इतने सुदृढ़ संबंध बन जाते हैं कि वो एक संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। परिवार जानवरों में भी हम देखते हैं, लेकिन जानवरों के परिवार स्थायी नहीं होते। वह कुछ समय बाद बच्चे जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं जानवरों में बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता। तो परिवार स्थायी बन जाता है। फिर जब एक से रक्त संबंध वाले परिवार एक जगह रहने लगते हैं, तो वह कुनबे और कबीले में तब्दील हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे ये होता है कि एक कबीले का संपर्क दूसरे कबीलों से होता है और उसका कारण ये होता है कि जो दूसरी नदी जैसे एक नदी के किनारे कोई फसल उग रही है, तो दूसरी नदी के किनारे दूसरी फसल उगती है या दूसरी तरह का उत्पादन होता है। तो दोनों के बीच में एक व्यापार, एक विनिमय शुरू होता है। इसलिए वह कबीले जो पास-पास के कबीले हैं, वो पास-पास आने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं और यहीं से कबीलों से गाँव बनते हैं। फिर गाँव से नगर और नगरों से राज्य का निर्माण होता है और फिर राज्य बड़े रूप में राष्ट्र राज्य के रूप में नेशन स्टेट के रूप में हमारे सामने आते हैं। खासकर मार्क्सवादी विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। हेगल, मार्क्स और एंजेल्स तीनों इस विकासवादी सिद्धांत का वर्णन करते हैं। एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के सहयोगी और साथी रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली व प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में इस सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पूरा सिद्धांत है, वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।